बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर हम देखे, जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर का कोर्स, उसी में से अब लेक्चर नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डिस्कस किया। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने ये देखा कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों में फ़र्क क्या है, किस तरह यूज़र इनको यूज़ कर सकता है, और किस तरह हमने देखा कि इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके हम ये रिज़ल्ट ले सकते हैं कि कौन सी वाली विंडो ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है जी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको इनकी वर्किंग के लिहाज से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग टाइप्स में इनको रखा गया है, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्किंग मुख्तलिफ होती है, तो इसीलिए इनको अलग से कैटेगराइज करके अलग अलग टाइप्स में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज के लेक्चर में हम यही 2 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एक हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यही 2 हम डिस्कस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते रहेंगे कि कितनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तमाम हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास है जी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका यूज़र होता था, यूज़र वो डायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता था, वो डायरेक्टली सिस्टम के अंदर अपना डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता था। उसको दरमियान में एक बंदा चाहिए होता था जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। जब भी किसी यूज़र को अपना डेटा प्रोसेस करवाना होता तो उसको कांटेक्ट करना पड़ता किससे? कंप्यूटर ऑपरेटर से। वो डायरेक्टली किसी सिस्टम के अंदर अपना डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता था। अब जब उसने कंप्यूटर ऑपरेटर से कांटेक्ट किया और अपना डेटा प्रोसेस करवाने के लिए उसने बताया, तो कंप्यूटर ऑपरेटर को जो उसने अपना डेटा देना है, लाजमी बात है वो किसी डिवाइस के अंदर देना है। तो वो डिवाइस जो पहले ज़माने में मतलब जब यूज़ होता था ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, या एक बंदा जब डायरेक्टली अपने सिस्टम के साथ या किसी भी सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में नहीं होता था, तो उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को जो अपना डेटा देना होता था वो देता था पंच कार्ड के अंदर। अपना डेटा पंच कार्ड के अंदर पुट करता और वो पंच कार्ड लाकर कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देता। कंप्यूटर ऑपरेटर फिर क्या करता? कंप्यूटर ऑपरेटर फिर सिस्टम के अंदर उसका डेटा प्रोसेस कर देता। डेटा प्रोसेसिंग हमारा सिस्टम के अंदर होता था। अच्छा जी, पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड सिंपल एक पीस ऑफ पेपर होता था। पीस ऑफ पेपर मतलब सिंपल आजकल हमारे पास जो पेज हो गया, ये एक पीस ऑफ पेपर है। इसी तरह का एक पंच कार्ड होता था, पीस ऑफ पेपर। उसके ऊपर डिजिटल फॉर्म में यूज़र अपना डेटा लिख देता था। पंच कार्ड के ऊपर जो आपका डेटा लिखा होता था वो डिजिटल फॉर्म में लिखा होता था। डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म क्या है जी? 2 2 2 1 1 1, ये आपके पास डिजिटल फॉर्म है। इस तरह यूज़र अपना डेटा पंच कार्ड के ऊपर टाइप करता, लिखता, फिर वो पंच कार्ड लाकर किसको दे देता? फिर वो पंच कार्ड लाकर कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देता। कंप्यूटर ऑपरेटर उस पंच कार्ड को सिस्टम के अंदर पुट करता और उस यूज़र का डेटा क्या कर देता? प्रोसेस कर देता, और फिर यूज़र को वो डेटा या जो भी उसका रिज़ल्ट होता था वो उसको प्रोवाइड कर देता। तो ये होता था तरीका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। आजकल जो हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, आज भी यूज़ रहे, ये नहीं कि मतलब पहले यूज़ होते थे अब यूज़ नहीं होते, अभी भी यूज़ होते हैं। वो हम देखते हैं कहाँ यूज़ होते हैं। पहले हम देखते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और ये किस तरह का काम करता है और इसको ये बैच का नाम क्यों दिया गया है। अच्छा जी, अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सब हम जानते हैं, दैट ग्रुप टुगेदर द सिमिलर जॉब्स एंड एग्जीक्यूट देम वन बाय वन। इसको हम बैच इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके पास जो जॉब्स आती हैं या जो जॉब्स ये एग्जीक्यूट करता है, तो जितनी भी सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब होती हैं उन सब का ये एक ग्रुप बना देता है और उस ग्रुप के अंदर जितनी भी जॉब्स होती हैं उनको वन बाय वन ये एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल
एक यूज़र आया, या यहाँ पे जिस तरह हमने ये किस्सा अभी देखा कि यूज़र आते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर को अपना अपना डेटा देते रहते हैं पंच कार्ड के ज़रिए। अब हम कहते हैं कि 10 यूज़र आए हैं, 10 यूज़र्स, उन्होंने अपना डेटा किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दिया है। अब वो 10 टाइप जो डेटा है वो है मैं कहता हूँ वो डेटा डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में है। 10 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए। तो अब देखें ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन कितनी जॉब्स हैं? 10 जॉब्स हैं। इन 10 जॉब्स का क्या बन गया है? वन सिंगल बैच। इन 10 जॉब का एक सिंगल बैच बन गया है। इसको हम कहते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो ग्रुप कर देता है, ग्रुप टुगेदर द सिमिलर जॉब्स। सारे के सारे क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स हैं, सिमिलर जॉब्स, एंड एग्जीक्यूट देम वन बाय वन। आपने 10 जॉब इकट्ठी की, उन 10 जॉब्स का आपने एक सिंगल बैच बना दिया, वो सिंगल बैच आपने दे दिया सिस्टम को। अब सिस्टम उनको क्या करेगा? वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 और कब तक जाएगा? 10 तक जाएगा। इसको ये आपकी होगी सिंपल डिफिनीशन। बैच हम कहते हैं सिंपल ग्रुप को। एक ग्रुप बन गया, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स का ग्रुप बना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 जॉब्स आई हैं, उस 10 में से आपके पास 5 जो हैं वो कुछ वीडियो प्रोसेसिंग फ़ाइल हैं और 5 जो हैं वो डॉक्यूमेंट फ़ाइल हैं। इन वीडियो और डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल को मिला के आपने ग्रुप बनाया है तो ये गलत होगा। ठीक है, आपने वीडियो वाली 5 फाइल को अलग कर देना है और डॉक्यूमेंट वाली 5 फाइल को क्या कर देना है? अलग कर देना है। तो ये आपके पास एक बैच बन गया है, तो ये आपके पास दूसरा बैच बन गया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बैच बन गए। इस तरह आपके पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? इट प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड ईजी वे ऑफ प्रोसेसिंग द सेम टाइप ऑफ जॉब्स। अब देखिए हमारे पास 5 वीडियो हैं, 5 डॉक्यूमेंट हैं। हमको एक एक जॉब देने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिस्टम को एक एक जॉब देते रहें और वो एक को कंप्लीट करे, उसके बाद फिर हमें दूसरी जॉब आगे सेंड करनी पड़े, वो दूसरे को एग्जीक्यूट करे, फिर दूसरी जब कंप्लीट होगी तो हम तीसरी उसको सेंड करें। ऐसा नहीं है। आपके पास बैच बन गया है, उस बैच को आपने उठा के एक ही दफ़ा CPU को दे दिया है, फिर CPU 1 बाय 1 उनको करके चलाता रहता है। ठीक है, इसी वजह से क्या है? ये एफिशिएंट है एंड इजी वे है, आसान तरीका है जिससे हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सेम टाइप ऑफ जॉब्स होती है। एग्जांपल हम कहाँ पे यूज़ हो सकती है जी? एग्जांपल यहाँ पे एक बड़ी बेस्ट एग्जांपल दी गई है कि बैंक प्रिंट्स द स्टेटमेंट्स ऑफ ईच अकाउंट होल्डर एट द एंड ऑफ द मंथ। कि आपके पास जो बैंक होल्डर होते हैं, जिनका अकाउंट होता है, मतलब जो यूज़र्स हैं, ठीक है, यूज़र्स का, हर यूज़र का बैंक में अकाउंट है। बैंक वाले क्या करते हैं? हर यूज़र के अगर वो बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करते रहें तो वो उनके लिए मुश्किल होगा। वो क्या करते हैं? सिंपल वो प्रिंट दे देते हैं। उनके पास जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उन तमाम के तमाम का एक बैच बन जाता है, स्टेटमेंट बैच बन जाता है, और वो 1 बाय 1 जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उन स्टेटमेंट को प्रिंट करके आपको रिज़ल्ट दे देता है। तो ये आपके पास था जी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ग्रुप की सूरत में काम करता है। सिंगल डॉक्यूमेंट हो गया एंड सिंगल वीडियो हो गई, इस तरह ये काम नहीं करता। ये सिमिलर टाइप ऑफ जॉब को एक ग्रुप बना देता है और वो ग्रुप आप एक ही दफ़ा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देते हैं और ये 1 बाय 1 उनको एग्जीक्यूट करके आपको उसका रिज़ल्ट देता रहता है। अच्छा जी, सेकंड टाइप हमारे पास है जी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से कुछ आइडिया हो रहा होगा आपके पास कि प्रोग्रामिंग है लेकिन एक से ज़्यादा है। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करता है, हम कहते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कैसे एग्जीक्यूट करता है वो देखिए ज़रा। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लोड 1 or more प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हम कहते हैं रैम को। रैम हमारे पास कहलाती है मेन मेमोरी। अब ये फ़र्ज़ करें मेरे पास रैम है और हम सब को पता है कि रैम के अंदर सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। उन सेल्स के अंदर हमारा डेटा, हमारी प्रोसेसिंग क्या होती है? स्टोर होती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास P1, P2, P3, P4 एंड P5। इट मीन्स कि मैंने रैम के अंदर 5 प्रोग्राम क्या कर दिए हैं, लोड कर दिए हैं। ये इस पॉइंट का हवाला हो गया कि अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लोड 1 और मोर प्रोग्राम इन रैम और मेन मेमोरी। कि ये ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र को इजाज़त देती है कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रैम के अंदर लोड कर देती है। लेकिन दूसरा पॉइंट, CPU एग्जीक्यूट 1 प्रोग्राम एट अ टाइम। CPU एक वक्त में सिर्फ एक प्रोग्राम को रन कर सकता है। ये मेरे पास हो गई CPU। अब CPU ने इन प्रोग्राम को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि जो 5 प्रोग्राम आपने लोड किए हैं वो पांचों एक ही दफ़ा उठ के CPU के पास चले जाएंगे और पांचों पे आपका CPU प्रोसेस करके आपको एक ही दफ़ा रिजल्ट देगा। नो, CPU क्या करेगा, इनको 1 बाय 1 कॉल करेगा। आपका P1 यहाँ से उठा है, यहाँ पे चला गया। CPU P1 को क्या कर रहा है, रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। जब भी आपका प्रोसेस CPU के अंदर चला गया, इट मीन्स कि वो प्रोसेस आपका जो है वो है रनिंग स्टेट में। और ये वाले सारे प्रोसेस ये अब किधर आ गए हैं, किस स्टेट में आ गए हैं, ये वेटिंग स्टेट में आ गए हैं। ये वेट कर रहे हैं कि कब P1 पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर CPU नेक्स्ट को कॉल देगा तो नेक्स्ट जाके उधर प्रोसेस पूरा करेगा। अच्छा जी, एग्जीक्यूट 1 प्रोग्राम एट अ टाइम एंड द अदर प्रोग्राम आर इन वेटिंग स्टेट। ये पॉइंट हो गया कि बाकी के प्रोग्राम जो होंगे वो वेटिंग स्टेट में वेट कर रहे होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है जी, व्हेन द प्रोग्राम रनिंग स्टेट वाला ये प्रोग्राम, जब इस प्रोग्राम को ज़रूरत होती है किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जो प्रोग्राम चला रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर हो गया या कोई गेम वगैरह होगी, कुछ भी होगी, हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारे पास एक पॉपअप आ गया और उसमें वो आपसे क्या मांग रहा है, इस तरह का आपके पास एक पेज आ जाता है, नीचे 2 बटन होते हैं, एक में आपके पास नेक्स्ट लिखा होता है, दूसरे में हमारे पास कैंसिल लिखा होता है। तो अब देखें यहाँ पे इस प्रोग्राम को किसी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई है। अब ये प्रोग्राम क्या हो गया, ये प्रोग्राम अब जब तक हम यहाँ से कोई बटन प्रेस नहीं कर देते तो ये वाला प्रोग्राम वेट कर रहा है कि कब यूज़र मुझे नेक्स्ट की या कैंसिल की कमांड देगा, और जो कमांड यूज़र देगा उसी के रिस्पांस में आपका प्रोग्राम बिहेव करके अगली स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जब तक यूज़र उसको प्रेस नहीं करता, कोई भी बटन यहाँ से प्रेस नहीं कर रहा, तो आपका ये प्रोग्राम क्या हो गया, आपका ये प्रोग्राम वेटिंग स्टेट में है। तो CPU फिर क्या करेगा, जब आपका ये प्रोग्राम भी वेटिंग स्टेट में आ गया है तो CPU क्या करता है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि P1 के। तो इट मीन्स कि जब तक हम ये प्रेस नहीं कर रहे, CPU वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, वो वेटिंग स्टेट में चला गया है। ये वाला प्रोग्राम ये अब वेटिंग स्टेट में चला गया है। तो जब तक हम प्रेस नहीं कर रहे तब तक CPU क्या करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि CPU रुका रहेगा और पहले इसको कंप्लीट करेगा उसके बाद फिर CPU नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाएगा। नो, जब तक आप प्रेस नहीं करते CPU क्या करेगा, CPU नेक्स्ट प्रोग्राम को कॉल कर लेगा और उस पे क्या करेगा, उस पे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, उस पे CPU प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है, ये पॉइंट देखें, व्हेन द प्रोग्राम रनिंग स्टेट नीड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन CPU एग्जीक्यूट द नेक्स्ट प्रोग्राम। CPU नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, उसका आंसर यहाँ पे है। इन दिस वे, इसलिए करता है इस तरीके से, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस CPU टाइम एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। CPU इसलिए इस प्रोग्राम का वेट नहीं करता और अगले प्रोग्राम को बुला लेता है क्योंकि आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को मतलब फ्री नहीं रहने देता, बल्कि वो नेक्स्ट प्रोग्राम को कॉल करेगा ताकि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो,
यूज़र को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, उसके सारे प्रोग्राम प्रोसेस हो जाएं और इस तरह आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो है मल्टी प्रोग्रामिंग, वो CPU के टाइम को क्या कर देती है, यूटिलाइज़ कर देती है और CPU को फ्री नहीं रहने देती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मल्टी प्रोग्रामिंग। हमने देखा कि हमें मल्टी प्रोग्रामिंग किस तरह हमारे पास काम करती है। एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप रैम के अंदर लोड कर सकते हैं, लेकिन आपका CPU एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारे पास दूसरा हमने देखी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के वो किस तरह काम करती है। उसमें हमने ये देखा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सिमिलर टाइप ऑफ जो जॉब्स होती हैं उनका एक बैच बन जाता है। बैच मतलब एक ग्रुप बन जाता है और ग्रुप फिर क्या करते हैं, आप एक ही दफ़ा ग्रुप सिस्टम को दे देते हैं और सिस्टम उस पर डेटा प्रोसेस करके आपको उसका रिज़ल्ट दे देता है। तो आई होप इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर फिर भी यहाँ इन टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।